चलो भाई चलो, अब रिटर्न ऑफ इनकम रिवाइज कर लेते हैं। पिछली वीडियो को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, लाइक टारगेट उसका धीरे धीरे अचीव हो रहा है, इसका भी लाइक टारगेट अचीव कराते हैं। छोटा चैप्टर है तो चलो 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स को कम्युनिटी बना डालो यार। मैं चाहता हूं कि हर वीडियो का कमेंट सेक्शन अपने आप में कम्युनिटी बन जाए। आपके डाउट्स आप पूछिए और बाकी बच्चे उनका आंसर दीजिए। मैं भी इन्वॉल्व रहने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपस में आप लोग बहुत इंटरैक्ट कर सकते हो। सिर्फ रिटर्न ऑफ इनकम के डाउट्स आप नीचे पूछिएगा और सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग रिप्लाई भी करिएगा। एक बात और, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इनकम टैक्स के नोट्स और अपने सी इंटरमीडिएट के लिए बहुत सारी और चीजें, तो आप लोगों को क्या करना है, edu91.org पे जाइए या edu91 ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे edu91 लाइव एक कोर्स है जिसमें पहले से 3300 से ज्यादा बच्चे हैं इस समय। आप लोग उस पर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और फ्री है, वो फ्री है, डोंट वरी। और वहां पे आपको बहुत सारा जो है मटेरियल मिल जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए जो रिलेवेंट होने वाला है, राइट। तो जल्दी से जाइए edu91 पे और डाउनलोड कर लीजिए और एनरोल कर लीजिए उस कोर्स के अंदर। एंड यस, अपने जूनियर्स को नवंबर 22 और मई 23 के लिए जरूर रेफर कर दीजिएगा edu91 की क्लासेस, जो कि बहुत ही कम प्राइस पे बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी के साथ और साथ साथ ऐसी वैल्यू एडेड सर्विसेज जो आपको कहीं नहीं मिल रही। जैसे आपके साथ लाइव बैठना, आप लोगों के साथ कितने लाइव सेशन ले चुका हूं मैं जूम पे और यूट्यूब पे भी आ रहा हूं, और साथ साथ में आपको डाउट सपोर्ट आप लोगों के लिए और बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि मॉक टेस्ट विद इवैल्यूएशन, सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। तो प्लीज सबको रिकमेंड कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए आप शुरू कर दीजिए रिटर्न ऑफ इनकम की रिविजन वीडियो सुपर डुपर। चलिए जी, अब बात करते हैं रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर की। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स रिटर्न ऑफ इनकम मिला के आपके एग्जाम में मेक और ब्रेक कर सकता है, तो उनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो सबसे पहले रिटर्न ऑफ इनकम है क्या? बेसिकली एक फॉर्मेट है जो सीबीडीटी ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, जिस फॉर्मेट के अंदर आपको अपने रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, टैक्सेस एटसेट्रा की जो है वो डिटेल देनी होती है, राइट। हर टैक्स लॉ में रिटर्न जाती है, इनकम टैक्स में ईयरली रिटर्न जाती है। प्रीवियस ईयर की रिटर्न जो है हम असेसमेंट ईयर में सबमिट करते हैं, उसकी ड्यू डेट जो है 139 सबसेक्शन 1 में बताई जाती है। अच्छा, कोई पूछ ले क्या है, तो भाई समरी ऑफ इनकम एंड टैक्सेस पेड है और उसका फॉर्मेट जो है वो सीबीडीटी ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। रिटर्न हम लोग असेसमेंट ईयर में फाइल करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। रिटर्न का फॉर्म क्या होगा, ड्यू डेट क्या होगी, ये सब डिपेंड करता है स्टेटस ऑफ द एसएससी, यानी कि वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, क्या है, राइट। असेसमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। जो आपकी असेसमेंट होती है वो रिटर्न ऑफ इनकम के बेसिस पे होती है, और अगर असेसमेंट आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करते हैं तो इंटरमीडिएट के कोर्स में नहीं है, लेकिन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो हो जाती है। अब जरा देखिए किस किस को जो है कंपलसरी है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना। नंबर 1 कंपनीज और फर्म को। नंबर 2 आपने देखना है कि इनकी ड्यू डेट क्या है, तो इनकी ड्यू डेट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कंपनीज और फर्म के केस में देयर इज नो रिलैक्सेशन, नो एग्जेम्पशन इन एवरी केस। कंपनीज और फर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम एटसेट्रा दे हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम और दी लॉस। अच्छा जी, देन उसके बाद इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी के केस में जो है वो रिटर्न का फाइल होते हैं। याद रखिएगा, अगर इनकी टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एंड एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स चैप्टर 54, 54B, 54D, 54EC एंड 54F एक बेसिक एमिशन लिमिट से अगर एक्सीड कर रही है। और बेसिक एमिशन लिमिट क्या होती है, 2.5, 3, 5। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होगी। इस पर जरा फोकस कीजिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपने टोटल इनकम निकाल ली है अपनी, मान लो 2 लाख रुपए, लेकिन आपने डिडक्शन ली थी अंडर चैप्टर 6 से 1.5 लाख रुपए की, तो भैया 2 लाख में 1.5 लाख जोड़ के देखेंगे वो बेसिक एमिशन लिमिट से ऊपर जा रहा है तो आपसे रिटर्न फाइल करेंगे। इसी तरह मान लो आपकी इनकम थी 2 लाख रुपए, लेकिन आपने सेक्शन 54 में एग्जाम्पशन ले रखी थी 40 लाख रुपए की, तो भैया हम 2 लाख में 40 लाख जोड़ के देखेंगे और वो बेसिक एमिशन लिमिट से ऊपर जा रहा है तो हम लोग जो आपसे रिटर्न फाइल करवाएंगे। इन शॉर्ट, जो भी आपकी टोटल इनकम है उसमें हम लोग से चैप्टर 6A की रिडक्शन जोड़ देंगे, साथ में आपकी कैपिटल गेन की जो है वो एग्जाम्पशंस जोड़ देंगे जो आपने ले रखी है 54, 54B, 54D, 54EC, 54F में, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपकी इनकम जो है बेसिक इनिशियल लिमिट से ऊपर है तो आपको भैया क्या करना है, रिटर्न जो है फाइल करनी ही करनी है। ड्यू डेट तक आपने रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। चलिए आ जाइए, देन एक आरओआर की बात करते हैं। आरओआर के पास जो है वो किसी एसेट का जो है वो बेनिफिशियरी है, यानी कि उस एसेट का जो उसे बेनिफिट मिलता है यहाँ पे, और वो एसेट जो है वो बाहर लोकेटेड है। याद रखिएगा, आरओआर किसी एसेट को होल्ड कर रहा है या किसी एसेट का बेनिफिशियरी है या फिर वो साइनिंग अथॉरिटी है किसी अकाउंट में जो कि बाहर है, इंडिया से बाहर है, तो उस केस में जो है उसको रिटर्न फाइलिंग जो है मैंडेटरी हो जाती है। ओके, अच्छा जी, अब एक बात जरा आप लोगों ने ध्यान सुननी है और वो क्या है, वो ये है कि भाई साहब अगर इनकम जो है रजिस्टर्ड ओनर, इफ इनकम ऑफ द एसेट इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द रजिस्टर्ड ओनर देन द बेनिफिशियल ओनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरली। बेसिकली दिक्कत यही है कि आप लोग जो है बेनिफिशियरी थे, आपके पास जो है उस एसेट से इनकम आ रही थी और वो आपने किसी और के नाम पे खरीद रखा था, तो आपसे रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी करवाई जा रही थी, अदरवाइज आपसे रिटर्न फाइलिंग जो है मैंडेटरी नहीं करवाई जा रही है, राइट। फिर उसके बाद जो है 4 लोगों को और वो लगे कि भाई तुमने रिटर्न जो है जरूर फाइल करना है, और वो लोग कौन है, ध्यान से सुनिएगा,
क्वेश्चन पूछ लेंगे। ऐसे लोग जिनके अकाउंट में 1 करोड़, जिनके करंट अकाउंट में, याद रखिएगा, 1 करोड़ या उससे ज्यादा, एक बल्कि आई शुड से एक्सीडिंग 1 करोड़, ऐसे लोग जिनके 1 और मोर करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट कराया गया है ड्यूरिंग द ईयर, उनको रिटर्न फाइल करनी जो है वो मैंडेटरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ द इनकम। ऐसे लोग जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा एक्सीडिंग ₹2 लाख खर्चा किया है अपने लिए या किसी और के लिए फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री, थाईलैंड गए थे, बैंकॉक गए थे, 2 लाख से ऊपर का खर्चा हुआ है, तो भैया आ जाओ, रिटर्न फाइल कर लो, वहां जो मजे लिए हैं यहाँ पे भी भाई साहब मजे दे दो जरा सरकार को थोड़े से, आ जाओ जी। देन उसके बाद 1 लाख, ध्यान सुनिएगा, 1 लाख से ज़्यादा का क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है और फुलफिल सच अदर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, लीजिए। देन इसके बाद गाइज हम लोगों ने आईसीआई का एक इलस्ट्रेशन किया था, उसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ड्यू डेट को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर कंपनी का केस है या फिर ऐसे व्यक्ति का केस है जिसका ऑडिट होना होता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर लॉ, या फिर एनी पार्टनर और पार्टनरशिप जिसके अकाउंट्स ऑडिट होने होते हैं, याद रखिएगा कंपनी के लिए हमेशा, बाकी जिसका ऑडिट होना है, और साथ साथ में ऐसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर, कैसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर, ऐसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर जिसका ऑडिट होना है, उन लोगों के लिए जो ड्यू डेट है वो है 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। इसका मतलब मान लो हमारा ईयर चल रहा है 21-22, तो भाई साहब इसका असेसमेंट ईयर हो गया 22-23, और जो ड्यू डेट आएगी वो कौन सी आएगी मित्रों, वो ड्यू डेट आएगी हमारे पास 31/10/2022। याद रखिएगा इनकम टैक्स के रियल वर्ल्ड में ड्यू डेट्स के साथ क्या होता रहता है, उसका इंपैक्ट आपके एग्जामिनेशन वर्ल्ड पे नहीं आएगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड में सर ये ड्यू डेट को लेकर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, ड्यू डेट्स आगे बढ़ती रहती हैं, लेकिन इसका कोई फायदा जो है वो नहीं है। अदर केसेस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आप लोगों को 31 जुलाई ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तक जो है वो फाइल करनी होती है, यानी जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं उनकी बात करता हूं। ट्रांसफर प्राइसिंग वालों के केस में जो है 30 नवंबर को फाइल करनी होती है। ट्रांसफर प्राइसिंग वाला केस जो हमारे एग्जाम में हमसे नहीं पूछा जाना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि सर ये आपको बोला गया कि सीए फाइनल में आप लोगों को पढ़ाएंगे, बट फिर भी अगर किसी एसएससी के ऊपर या फिर उस एसएससी का कोई पार्टनर है, राइट, इंक्लूडिंग एनी पार्टनर ऑफ द फर्म बीइंग सच एसएससी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट अंडर 92E, तो अगर किसी एसएससी के ऊपर या फिर किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है वो 92E के प्रोविजन लगते हैं, तो उसकी ड्यू डेट जो है वो क्या हो जाती है, 30 नवंबर जो है उसकी ड्यू डेट ये लोग कर देते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, और 92 ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। नाउ कमिंग टू 234F, मुझे लगता है कि सर ये फ्री के नंबर है, इसमें से जो है जबरदस्ती के आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो 234F कब लगता है, जब आप लोग अपने रिटर्न जो है वो 139 की ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर जो है वो क्या लग सकता है, 234F की लेट फीस जो है लग सकती है 5,000 रुपये तक की। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी है कि अगर भैया टोटल इनकम आपकी एक्सीड नहीं करती है, डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख, तो फीस पेबल जो है वो सिंपली आप लोगों से हम कितनी लेने वाले हैं, 1000 फीस जो है वो लेने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 139(1) की ड्यू डेट तक अगर आप लोग रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आप लोगों के ऊपर जो है एक लेट फी लगाई जा सकती है 5,000 रुपए की। और याद रखना है कि अगर सर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं जा रही तो वो लेट फी जो है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 1,000 रुपये। इस बात को याद रखिएगा कि इसके अंदर अमेंडमेंट है और हमने अमेंडमेंट वाला पोर्शन ही यहाँ पे कवर किया है, पहले ये कुछ और बोलता था। एनीवेज 234A पे आ जाते हैं। 234A क्यों लगता है, 234A एक तरह का इंटरेस्ट है जो लगता है 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। कब से लगता है, आपकी जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम थी उसके बाद वाली डेट से जो है शुरू हो जाता है। मान लीजिए अगर आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई थी तो 1 अगस्त से जो है ये इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, और 1 अगस्त से ये इंटरेस्ट लगेगा कहाँ तक लगेगा, जब तक आप लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर देते। ऑल्दो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर, वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए यही समझिए 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम 1 अगस्त टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, अगर फाइल करी है तो। अगर नहीं करी है तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाले दिन तक जो है आपके ऊपर ये इंटरेस्ट लग जाता है। यही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी जो आप इंटरमीडिएट लेवल पे थोड़ा सा आपको रुक के पढ़ाना पड़ता है। बट इसमें एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने सारा का सारा जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स था वो पहले ही पे कर दिया तो आपके ऊपर ये वाला इंटरेस्ट लगेगा नहीं। आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं लेकिन आपको उसके ऊपर जो भी टैक्सेस बनते थे वो आप पे कर चुके हैं, तो आपके ऊपर ये वाला इंटरेस्ट जो है वो लेवी नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिकली इंटरेस्ट के लिए चाहिए होता है P/R/T। तो प्रिंसिपल जब जीरो है तो भैया इंटरेस्ट भी आपका क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो ये देखिए 234 एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और आपने जो अपना अब यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स निकालना है वो कैसे निकालना है, आप क्या करेंगे, आप अपनी जो आपकी फाइनल इनकम निकल रही है उसके ऊपर आप टैक्स निकालेंगे, उसमें से एडवांस टैक्स, TDS, TCS, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 और आपका AMT का रिलीफ जो है माइनस कर देंगे। और पीरियड ऑफ इंटरेस्ट देखिए मैंने कैसे लिखा है, अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करी है तो आपकी ड्यू डेट के बाद वाले डेट से उस डेट तक जब तक आपने रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करी है, मान लीजिए आपके केस में अगर 31 जुलाई की ड्यू डेट थी तो 1 अगस्त से जो है इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और 1 अगस्त से इंटरेस्ट कब तक लगेगा, 1 अगस्त से इंटरेस्ट लगेगा मित्रों जब तक आपने रिटर्न फाइल करी। लेकिन अगर आपने रिटर्न फर्निश नहीं करी है तो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 बाय ऑफिसर तक जो है आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। एक बात मैंने आपको पहले बता दी कि अगर आपने पहले सारा का सारा टैक्स पे कर दिया है तो मित्रों अब यहाँ पे जो है आपके लिए कोई भी
इंटरेस्ट जो है वो नहीं निकलेगा। और ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, रिवाइज भी करा दिया है। 119 है, याद रखिएगा कि जिस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है उसको हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹100 और फ्रैक्शन को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 रिटर्न ऑफ लॉसेज। तो आपको याद रखना है कि आप अपने लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड, मेरे साथ, लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड नॉट सेट ऑफ। कैरी फॉरवर्ड तभी कर पाएंगे अगर आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो ड्यू डेट के अंदर अंदर फाइल करी है। अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट में फाइल नहीं करी है तो अपने लॉसेज को जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? हाँ, सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। उससे पुराने कुछ सालों के लॉसेस थे, जिस साल में आपने रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पे फाइल करी थी उसके लॉसेस को तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस ईयर की रिटर्न ऑफ इनकम या रिटर्न ऑफ लॉस अपने टाइम पे फाइल नहीं करी है तो आप उसको जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, सेट ऑफ जो है वो कर सकते हैं। आइए, कौन कौन से हेड पे एप्लीकेबल है? पीजीबीपी का कोई भी लॉस है इंक्लूडिंग 35AD का बिजनेस, कैपिटल गेन हेड का कोई लॉस है, या फिर लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज है, तो इन लॉसेस को आप लोग जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं अगर आपने विद इन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है। राइट, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इवन अगर आपने अपनी रिटर्न लेट भी फाइल करी है तो भी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। जैसे मैंने बताया, सेट ऑफ तो पॉसिबल है चाहे आपने रिटर्न लेट फाइल करी हो या ना करी हो। और साथ साथ में जैसा मैंने आपको ये भी चीज़ बता दी है कि भैया बात ऐसी है कि पिछले वाली कोई आपकी लॉस था तो उसको आप आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं। हम उसी ईयर के लॉस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे जिस ईयर का लॉस जो है आपने लेट, जिस ईयर का रिटर्न जो आपने लेट फाइल करा है। और जो अगली लाइन है उसमें सिर्फ इतनी सी बात बताई गई कि भैया देखो, रिटर्न जो है आपको अपने लिए अपने इंटरेस्ट में फाइल करनी है, कोई आपको नोटिस वोटिस नहीं आएगा कि लॉस की रिटर्न फाइल करो, आपको फाइल करनी है, आप फाइल करिए। अगर आप फाइल नहीं करते तो आपसे हम कुछ बेनिफिट्स जो है वापस ले लेंगे, जैसे कि ये रिटर्न ऑफ लॉस, मतलब आप लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, 234A लगा देंगे, 234F भी जो है आपके ऊपर हम लोग लगा सकते हैं। देन बिलेटेड रिटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अमेंडमेंट आई है इन सब चीज़ों के अंदर, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि आप अपनी बिलेटेड रिटर्न जो है वो कब तक फाइल कर सकते हैं, इसके अंदर अमेंडमेंट है। तो जो व्यक्ति अपनी रिटर्न 139(1) ड्यू डेट्स में फाइल नहीं कर पाया, उसको बोला गया है कि भाई साहब आप लोग फाइल कर सकते हैं इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। अभी दोनों डेट क्या है? 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इधर देखिए जरा, मान लीजिए ये मेरा प्रीवियस ईयर है, ये मेरा असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है मेरा 21-22, असेसमेंट ईयर है मेरा 22-23, और 22-23 एंड कब होता है? 31 मार्च 2023 को। तो आपको 31 दिसंबर यानी कि 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, 31 दिसंबर 2022 तक जो है अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है, और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। यानी अगर ऑफिसर ने आपकी असेसमेंट कर दी तो भैया वही लास्ट डेट थी बस आपके रिटर्न की, राइट? या फिर सिंपली स्पीकिंग 31/12/2022 जो है लास्ट डेट रहेगी बिलेटेड रिटर्न की फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। इसके अंदर अमेंडमेंट है, याद रखना है आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं रिवाइज रिटर्न पे। और रिवाइज रिटर्न में भी बच्चों अमेंडमेंट है, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। रिवाइज रिटर्न का सेक्शन याद रखिएगा 139 सबसेक्शन 5। अगर आप इन दोनों सेक्शन में कंफ्यूज होते हैं कि 139(4) किसका 139(5) किसका है, तो मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा भैया रिवीजन तो हमेशा बाद में होती है, मतलब 5 तो हमेशा बाद में आता है ना, पहले 4 आता है फिर 5 आता है, तो 5 हो गया हमारे लिए क्या? रिवाइज। रिवीजन हमेशा बाद में होती है। अगर आप 4-5 में कंफ्यूज हैं, रिवीजन हमेशा बाद में होती है, और 4 और 5 में से बाद में क्या आता है? 5 आता है। तो इसको आप ऐसे जो है याद रख सकते हैं रिवाइज रिटर्न को। एनीवेज चलिए, तो रिवाइज रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है कि सर आपने रिटर्न फाइल करी और उसके अंदर जो है वो गलती हो गई। अब रिटर्न कौन सी फाइल करी, चाहे वो 139(1) वाली हो, चाहे 139(4) वाली हो, कोई भी रिटर्न आपने फाइल करी और वो जो है आपसे उसमें लगता है कि कोई ना कोई आपसे ओमिशन हो गई है, कोई रॉन्ग स्टेटमेंट चली गई है, तो आप लोग जो उसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने का टाइम आपको क्या दे रखा है? फिर से रिवाइज करने का टाइम वही है, 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, राइट? तो ये 139(5) में भी जो है अमेंडमेंट आ चुकी है और आप लोगों को याद रखनी है। एक बात याद रखिएगा कि भैया रिवाइज रिटर्न को भी क्या हम रिवाइज कर सकते हैं? अजी बिल्कुल। जब आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो रिवाइज रिटर्न जो है सब्स्टिट्यूट कर देती है आपके ओरिजिनल रिटर्न को, राइट? और हम लोग मान लेते हैं कि आपकी रिवाइज रिटर्न उसी दिन पे फाइल हुई है जिस दिन पे आपकी ओरिजिनल रिटर्न फाइल हुई थी, और इसलिए रिवाइज रिटर्न को जो है बिंदास जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइल करी थी इन परसुएंस ऑफ नोटिस फर्निश्ड अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1, तो आप उसको जो है वो रिवाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और याद रखिएगा जो आपकी 139(3) की रिटर्न ऑफ लॉस है, क्या उसको भी रिवाइज कर सकते हैं? आंसर इज यस, बिकॉज सर वो रिटर्न जो खुद है, वो रिटर्न जो है वो रिटर्न भी तो मानी जाती है डीम्ड टू बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। अच्छा, नोटिस अंडर 142 सबसेक्शन 1 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन बेसिकली उसका डिस्कशन हुआ था तो मैंने सोचा कि एक बार आपको समझा देता हूं। देखिए, एसएससी ने अपनी रिटर्न जो फाइल नहीं करी, एसएससी जो है 142(1) में नोटिस इशू कर सकता है कि भैया अपनी रिटर्न फाइल करो, और अगर एसएससी वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता है तो एसएससी फिर असेसिंग ऑफिसर जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा अंडर सेक्शन 144। चलिए अब जरा मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते तो आप लोगों को क्या क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है। सबसे पहले तो आपके ऊपर 234A का इंटरेस्ट लग सकता है, 234F की जो है आपके ऊपर लेट फीस लग सकती है, और साथ साथ में आपको लॉसेज कैरी फॉरवर्ड करने से जो रोका जा सकता है। और एक बच्चों इसका जो है लॉस होता है आपको डिडक्शन के चैप्टर में, जो इनकम बेस्ड डिडक्शन होती है, जो 80JJAA जैसे हमारे कोर्स में है, ऐसी सब डिडक्शन के केस में आप लोगों को जो है वो डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो टाइम पे फाइल नहीं करी है। इवन अगर आप
आप चेक करेंगे जो एसईसी वाली हम लोग एग्जेम्पशन कम डिडक्शन पढ़ते थे वो भी आप लोगों को नहीं मिलेगी अगर आपने अपनी रिटर्न जो है वो टाइम पे फाइल नहीं करी है, राइट। अब बात करते हैं बच्चों डिफेक्टिव रिटर्न की। डिफेक्टिव रिटर्न का सेक्शन है सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 और ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर के अंदर चीज़ें बहुत कम है लेकिन ये आपको अच्छे खासी जो चीज़ें इससे पूछ सकते हैं और उसमें आपका मार्क्स जो है वो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। डिफेक्टिव रिटर्न सिंपल सी बात है भैया कि देखो आपने एक रिटर्न फर्निश करी और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि वो डिफेक्टिव है तो आप लोगों को वो डिफेक्ट इंटीमेट कर देगा और डिफेक्ट जो है आपको रेक्टिफाई करना है विद इन 15 डेज और अगर आप लोग 15 डेज में नहीं कर पाए तो असेसिंग ऑफिसर आपको फर्दर पीरियड भी अलाउ कर सकता है तो आपको उसके अंदर जो है अपना वो डिफेक्ट जो है रेक्टिफाई करना है जो आपको असेसिंग ऑफिसर ने इंटीमेट कर दिया है। और अगर आप डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं कर पाए नॉट रेक्टिफाइड तो मान लेंगे सर वो जो रिटर्न आपने फाइल कर दी वो इनवैलिड रिटर्न है। बेसिकली मान के चलेंगे कि जैसे आपने रिटर्न जो है वो फाइल ही नहीं करी है। अच्छा मान लीजिए कि आप लोगों को जो है 15 दिन दिए गए थे या फिर एक्सटेंडेड पीरियड दिया गया था और आपने जो इसमें डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं किया लेकिन उसके बाद आपने रेक्टिफाई किया तो फिर आप लोग एओ की मर्सी पे आ जाते हैं, मर्सी पे, राइट। एसएससी ने रेक्टिफाई कर दिया आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 15 डेज और फर्दर पीरियड अलाउड बिफोर द असेसमेंट इज मेड तो असेसिंग ऑफिसर मे कंडोन दी डिले। कंडोन दी डिले मतलब वो जो आपकी इस डिले को माफ कर सकता है और रिटर्न को जो है वो वैलिड रिटर्न जो है वो मान सकता है, राइट। अब देखिए वो रिटर्न कब कब जो है डिफेक्टिव मानी जाती है उसको लिए एक बेसिक से यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखी मैं चाहूंगा कि एक बार आपसे रीड कर लें। कोई बहुत ज़्यादा आपसे पूछताछ नहीं होती है इस पर लेकिन फिर भी एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपको फायदा रहेगा डिफेक्टिव रिटर्न कब कब हो सकती है अगर आप ये जान लेंगे तो। अगला सेक्शन जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। और सुन लीजिए ये फ्री के नंबर हैं, फ्री के। तो कौन जो है वो साइन करता है? आजकल सारे साइन जो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉनिकली वगैरह होते हैं लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए किसके साइन होंगे। इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल खुद करेगा, अगर वो इंडिया में नहीं है तो भी इंडिविजुअल खुद से कर सकता है डिजिटली। आज की डेट में सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अदरवाइज वो किसी पर्सन को जो ऑथराइज कर सकता है जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होगी और वो उसके बिहाफ पे जो है उस रिटर्न को साइन कर सकता है। अगर इंडिविजुअल मेंटली इनकैपेसिटेटेड है फ्रॉम अटेंडिंग हिज अफेयर तो फिर गार्डियन कर सकता है या फिर कोई भी व्यक्ति जो जिसको ऑथराइज कर रखा है, एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज बाय हिम इन दिस बिहाफ having a valid power of attorney from the individual। अच्छा किसी और रीजन से इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल टू वेरीफाई द रिटर्न तो कोई भी व्यक्ति जिसको उसने ऑथराइज कर रखा है पावर ऑफ अटॉर्नी देके वो जो है उसके रिटर्न को वैलिडेट कर सकता है। एचयूएफ के केस में कर्ता करेगा, कर्ता एब्सेंट है तो कोई भी अडल्ट मेंबर करेगा, कर्ता मेंटली इनकैपेसिटेड है तो कोई भी अडल्ट मेंबर करेगा। कंपनी के केस में दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, कंपनी के केस में जो है कौन साइन करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो वेरीफाई कर सकता है और अगर अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो नहीं कर पा रहा है या एमडी है ही नहीं तो कोई भी डायरेक्टर कर सकता है और द प्रिस्क्राइब पर्सन फॉर सच पर्पस। याद रखिएगा कंपनी वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी का रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है तो पर्सन जिसके पास वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी है फ्रॉम सच कंपनी वो जो है वो साइन करके दे देगा। अच्छा कंपनी अगर वाउंड अप हो रही है तो लिक्विडेटर करेगा और याद रखिएगा अगर मैनेजमेंट जो है कंपनी की सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली तो प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा। और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगर शुरू हो चुका है कंपनी के अगेंस्ट, जैसे कि भी आपने सुना होगा सुपरटेक के अगेंस्ट हो चुका है तो उस केस में आपका जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो करने वाला है। फर्म वाला केस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जनरली मैनेजिंग पार्टनर करता है। अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं कर पा रहा है तो कोई भी पार्टनर नॉट बीइंग अ माइनर जो है वो ऑथराइज वो वेरीफाई कर सकता है। याद रखिएगा और मैनेजिंग पार्टनर है ही नहीं, हाँ जी, अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं कर पा रहा है या फिर मैनेजिंग पार्टनर है ही नहीं तो कोई भी पार्टनर कर सकता है, बस माइनर नहीं होना चाहिए, उस पार्टनर को जो है फर्म ने क्या कर रखा हो, अपॉइंट कर रखा हो। लीजिए एलएलपी का केस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ये फ्री के नंबर है, फ्री के मार्क्स बढ़ रहे हैं बच्चों यहाँ पे, तो इनको बिल्कुल भी किसी हाल में छोड़िएगा मत। एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर करता है और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है या डेजिग्नेटेड पार्टनर किसी कारण से नहीं कर पा रहा है तो कोई पार्टनर जो है वो कर सकता है या किसी को भी जो ऑथराइजेशन मिली है वो कर सकता है। लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर, पॉलिटिकल पार्टी के केस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी, उसे किसी भी नाम से जाना जाए चाहे। एनी अदर एसोसिएशन के केस में कोई भी मेंबर ऑफ द एसोसिएशन जो है वो कर सकता है, प्रिंसिपल ऑफिसर कर सकता है। और किसी और पर्सन के केस में द पर्सन और सम अदर पर्सन कॉम्पिटेंट ऑन हिज बिहाफ जो है वो सिग्नेचर कर सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं 140A पे। 140A बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है, कहता है साहब एक काम करिए, अब आपका ईयर जो है खत्म हो चुका है, आप अपना टोटल इनकम पे टैक्स निकालिए और उस टैक्स में से अपना एडवांस टैक्स, टीडीएस रिलीफ, एएमटी का रिलीफ जो आपको मिलता है, क्रेडिट मिलता है, और जो आपका टैक्स और इंटरेस्ट पेबल है एज पर सेक्शन 191 सब सेक्शन 2 आपको याद होगा जो हम लोग बात करते थे टीडीएस के चैप्टर में, ये सारी चीज़ें जो है वो आप इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए और उसके बाद बताइए कि आपका टैक्स जो है वो कितना बनता है और उसको जो आपका अमाउंट आएगा उसे मान लेंगे कि ये आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ पे निकल के आ गया है। और असेसी को जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा विद द इंटरेस्ट और फीस पेबल जो भी होगा वो उसको पेमेंट करनी पड़ जाएगी। कब करनी पड़ जाएगी? वो जो उसका बेसिकली जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो उसको जो है पहले से टैक्स पे
पे करना पड़ेगा। जो रिटर्न फाइल होगी उसमें साथ साथ आपको जो है पेमेंट का प्रूफ भी लगाना पड़ेगा। और याद रखेंगे इस बात को आप कि अगर भाई साहब कोई शॉर्टफॉल है, आपके पास कोई शॉर्टफॉल थी फीस की, इंटरेस्ट की, टैक्स की, और आपने कुछ पैसे डाले, तो क्या होगा, सबसे पहले जो आपके पैसे एडजस्ट होंगे फीस की तरफ, उसके बाद जो होंगे इंटरेस्ट की तरफ, फिर कुछ बच जाएगा तो वो टैक्स की तरफ। यानी ये इस तरह से आपको बता रखा है कि आप जब पैसा डिपॉजिट कराते हैं टैक्स के नाम पे, वो कैसे कैसे जो है वो एडजस्ट किया जाता है, वो यहाँ पे आपको जो है बता दिया गया है। एंड यस, अगर आप लोग पे नहीं कर पाए हैं इंटरेस्ट और फीस, तो आपको हम क्या मान लेंगे, एसएससी इन डिफॉल्ट मान लेंगे, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एंड दैट्स इट। चलिए आगे 139B किससे बात करता है, आपका टीआरपी की स्कीम से बात करता है। टीआरपी क्या है, ये वो लोग हैं जो आप लोगों की मदद करते हैं रिटर्न फाइलिंग करवाने के लिए। ध्यान रखिएगा सर मेरी बात को कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कौन बन सकता है, कोई भी इंडिविजुअल बन सकता है, बस वो उस बैंक का ऑफिसर नहीं होना चाहिए जिस बैंक में आपकी रेगुलर डीलिंग है या फिर आपका करंट अकाउंट है। लीगल प्रैक्टिशनर नहीं हो सकता हु इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन सिविल कोड ऑफ इंडिया, और चार्टर्ड अकाउंटेंट में जो है वो टीआरपी नहीं बन सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या बताई गई है, कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास बैचलर डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, या फिर उसने इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं, किसके, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। राइट। अब जरा एक बात आपने ध्यान रखनी है, वो क्या कि भाई साहब कोई भी पर्सन इंडिविजुअल एचयूएफ जो है अपनी रिटर्न फाइल करवा सकता है, किससे, टीआरपी से, एक्सेप्ट नंबर 1 जिसका बिजनेस और प्रोफेशन है और जिसके अकाउंट जो है वो ऑडिट करवाए जा रहे हैं इस लॉ में, यानी कि सेक्शन नंबर 44AB में या फिर किसी और लॉ में, वो लोग जो है टीआरपी की हेल्प नहीं ले सकते हैं। नॉन रेजिडेंट भी जो है अपनी रिटर्न टीआरपी से नहीं फाइल करवा सकता है। एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि अगर आपकी ओरिजिनल रिटर्न जो है वो टीआरपी ने फाइल नहीं करी थी, तो आपकी रिवाइज रिटर्न भी जो है वो टीआरपी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, आप अपनी रिवाइज रिटर्न जो है टीआरपी से फाइल नहीं करवा सकते हैं अनलेस आपकी ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी ने फाइल ना करी हो। अगर टीआरपी ने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी तो रिवाइज भी आप उससे करा सकते हैं, अदरवाइज आप रिवाइज रिटर्न उससे फाइल नहीं करा पाएंगे। आइए बात करते हैं सर जल्दी से, किसके बारे में बात करते हैं सर हम लोग जल्दी से, आपके टैक्स के आपके पैन के बारे में। पैन कार्ड आपको पता है, मैंने क्लास में समझाया था कि क्या होता है, क्यों होता है, तो जरा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। पैन किस किस को अप्लाई करना है, पैन अप्लाई करना है हर उस व्यक्ति को जिसकी जो है इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से जा रही है। क्लबिंग वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के देखेंगे, उसके बाद अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा रही है इनकम, तो आपको अप्लाई कर देना है 31 मई तक, यानी कि आप लोगों को जो है 31/5 की एक डेट दे दी गई है जब तक आपको अप्लाई कर देना है। अगर आप लोग करते हैं बिजनेस और प्रोफेशन वाले व्यक्ति हैं और आपकी ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 5 लाख से ऊपर जा रही है, तो आपको बाय द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर ही अप्लाई कर देना है। ये आप याद रखिएगा, बाय द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर है इस पर्टिकुलर केस में, और यहां वाले के इन तीनों केसेस में 31/5 जो है आपको डेट दे रखी है। अच्छा, थर्ड केस है क्या कि भाई कोई भी व्यक्ति है रेजिडेंट है, इंडिविजुअल नहीं है, कोई भी व्यक्ति है रेजिडेंट है, इंडिविजुअल नहीं है, और जो उसकी नंबर, जो उसने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अमाउंट जो 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है, तो उस केस में भी आपको जो है पैन अप्लाई कर देना है 31 मई तक। फिर ये जो ऊपर व्यक्ति था, मान लो कोई फर्म थी या कोई कंपनी थी, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, CEO एटसेट्रा, इनको भी जो है वो पैन अप्लाई कर देना है। याद रखिएगा, एवरी पर्सन हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी एटसेट्रा, किन लोगों का, इन लोगों का जो हमने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया था, तो इन लोगों को भी जो है वो क्या कर देना है, पैन अप्लाई कर देना है। लीजिए, तो ये पैन अप्लाई वाली बात तो यहाँ पे हो गई। इसके बाद अगर कोई खास बात है इसके अंदर तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो क्या है, कोटिंग ऑफ पैन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पैन जो है वो कोट करना है, कहाँ कहाँ पे जितनी भी रिटर्न्स आप फाइल करते हैं, कोई चलान है उसके अंदर कोट करना है, और साथ साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट जो CBDT प्रिस्क्राइब करो। और यहाँ पे लगभग 18 चीज़ें हैं जो आपको प्रिस्क्राइब कर रखी हैं जहाँ पे आपको पैन कोट करना होता है। मैं जल्दी से एक बार गो थ्रू कर देता हूँ, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो अगर आप मोटर व्हीकल बाय करते हैं आपको पैन कोड करना है, लेकिन 2 व्हीलर के केस में पैन कोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई बैंक अकाउंट खोलते हैं अदर देन BSBD क्या होता है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, तो उस केस में आपको पैन कोड करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आपको पैन कोड करना पड़ेगा। राइट। फिर आपका एक फिक्स डिपॉजिट वाला केस भी है, वहां पे भी हम देख लेंगे कि कैसे पैन कोड करना होता है, वो हमारे एंट्री नंबर 12 में आ जाएगा। देन आप लोग जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, पैन चाहिए। डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं, पैन चाहिए। होटल और रेस्टोरेंट में याद रखिएगा, अगर आप पेमेंट करते हैं इन कैश एक्सीडिंग ₹50,000 तो पैन चाहिए। फॉरेन कंट्री ट्रैवल से रिलेटेड आपने इन कैश पेमेंट करी है एक्सीडिंग 50,000 तो आपको पैन चाहिए। म्यूचुअल फंड में अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 कैश मिसिंग है, याद रखिएगा। म्यूचुअल फंड के केस में अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 पे आपको जो है वो पैन कोड करना पड़ेगा। डिबेंचर बॉन्ड 50,000 से एक्सीड कर रहे, पैन कोड करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड है 50,000 से एक्सीड कर रहे हैं, पैन कोड करना पड़ेगा। कैश वर्ड मिसिंग है, याद रखिएगा। फिर अगर आप जाते हैं बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक में और वहां पे आप कैश डिपॉजिट कराते हैं एक दिन में 50,000 रुपीज एक्सीडिंग ₹50,000, 50,000 से ज्यादा एक दिन में कैश डिपॉजिट कराते हैं तो आपको जो है वो पैन कोड करना पड़ेगा। बैंक से आपने ड्राफ्ट बनवाया है कैश देके एक्सीडिंग ₹50,000 का एक पर्टिकुलर दिन में, तो आपको जो है पैन कोड करना पड़ेगा। एफडी आपने खुलवाई है, इन जगहों पे आपने एफडी जो है अपनी ओपन करवाई है, एक्सीडिंग ₹50,000 एग्रीगेटिंग टू मोर देन ₹5 लाख ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल, तो आपको पैन कोड करना पड़ेगा। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि भैया सिंगल है तो वो 50,000 से कम रखिए, लेकिन एग्रीगेट भी आपके लिए
लिमिट हम चेक करेंगे, अगर 5 लाख से ऊपर वो निकल गई है तो उस केस में आपको जो है पैन कोड हम लोग करवा देंगे। आपने कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो बाय किया है तो और आपने जो बाय किया है कैसे किया है, कैश में किया है, और उसकी पेमेंट जो आपने करी है कितने से ज़्यादा, मोर देन 50,000 इन फाइनेंशियल ईयर, तो आपको जो है पैन कोड करना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम आप लोग पे कर रहे हैं और आपका इंश्योरेंस प्रीमियम एक साल में जो है 50,000 से ज़्यादा है, कैश वाली लिमिट नहीं है, पैन कोड करना पड़ेगा। सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी करते हैं 1 लाख पर ट्रांजेक्शन, अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख पर ट्रांजेक्शन पे आप लोग जो है सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी करते हैं तो आपको पैन कोड करना पड़ेगा, राइट। शेयर्स ऑफ अ कंपनी नॉट लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, किसी अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हैं आपके पास और आपने 1 लाख से ऊपर की जो है पेमेंट करी है तो आपको पैन कोड करना पड़ेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं 10 लाख से ऊपर की उसकी अमाउंट है या फिर जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 10 लाख से ऊपर जा रहा है तो पैन कोड करना पड़ेगा। और साथ साथ में आपने ध्यान रखना है कि आपने ऊपर वाले जो भी डिस्क्रिप्शन में गुड्स आए हैं उनको छोड़ के कोई और गुड्स खरीदे हैं और उसका अमाउंट जो है पे कर रहे हैं एक्सीडिंग ₹2 लाख तो आपको पैन जो है वो कोड करना पड़ेगा। कैश वर्ड जहां पे है वहां पे है, जहां पे नहीं है वहां पे नहीं है। माइनर जो है, अगर माइनर का पैन नहीं है तो अपने फादर या मदर या लीगल गार्जियन का जो है वो पैन कोड कर सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपका पैन नहीं है, फर्दर एनी पर्सन डज नॉट हैव पैन और हु एंटर्स इनटू एनी ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन द रूल, तो वो फॉर्म 60 के अंदर जो है अपनी डिक्लेरेशन एक दे सकता है। देन इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि भैया देखो ऐसा है कि जो भी बंदा टीडीएस डिडक्ट कर रहा है उसको भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने होते हैं, तो उसने जिसका टीडीएस डिडक्ट किया है, जिससे पैन मिला है तो उसको पैन उसका वहां पे फर्निश करना है, राइट। देन उसके बाद पैन फर्निश करने की जरूरत नहीं है अगर टैक्सेबल इनकम ही नहीं थी उस व्यक्ति की, उसके पास पैन ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, या फिर सिंपली स्पीकिंग 197A की डिक्लेरेशन जो टीडीएस में आती थी जिसके चलते टीडीएस जो है डिडक्ट नहीं होता था, वहां पे आपको पैन कोड करने की जरूरत नहीं है, राइट। लीजिए बेसिकली क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे आपको 197A की डिक्लेरेशन अगर उसने दे दी है और ये वाली कंडीशन है तो पैन कोड कर आपको जो है पैन कोड करने की उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बेसिकली उसने क्या किया, उसने आपको 197 में डिक्लेरेशन दे दी है, वहाँ पे सारी चीज़ें उसने बता दी होगी इंक्लूडिंग देयर पैन नंबर एटसेट्रा, और आपने उसका टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया नहीं होगा तो आपको उसको कहीं भी कुछ बताने की जरूरत है सच नहीं है। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन एंड आधार, तो याद रखिएगा आज की डेट में आप पैन की जगह जो है अपना आधार कोड कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। सो एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इंटीमेट कोट हिज पैन मे फर्निश और इंटीमेट हिज और कोट हिज आधार विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2019। अगर उसे पैन जो है वो अलॉट नहीं किया गया, इफ हैज नॉट बीन अलॉटेड अ पैन बट पोजेसेस आधार नंबर, हैज बीन अलॉटेड अ पैन एंड हैज इंटीमेटेड, उसने अपना आधार नंबर जो है वो लिंक कर लिया पैन के साथ, तो वो क्या कर सकता है, पैन की जगह पे अपना आधार जो है वो कोड कर सकता है। और इस केस में मैं आपको बता दूं कि भाई साहब पैन जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा प्रिस्क्राइब मैनर में टू अ पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड पैन बट पोजेसेस आधार नंबर। तो अगर आपने पैन अपना पैन की जगह पे आधार कोड किया है तो आपको पैन नंबर अलॉट करने का एक मैकेनिज्म बना लिया है, वो उसके चलते जो आपको आपका पैन नंबर जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, कोटिंग ऑफ आधार नंबर। आ जाओ, घर पे कोई आ गया था बट कोई बात नहीं, जल्दी से आपको बता देता हूं कि भाई कोटिंग ऑफ आधार नंबर जो है वो कैसे काम करता है। देखिए सिंपल सी बात है कि भाई अगर आपको आधार जो है वो हु इज़ एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार, तो आपको आधार नंबर कोड करना पड़ेगा जब भी आप पैन के लिए एप्लीकेशन डालेंगे या जब भी आप रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो अपनी फाइल करेंगे तो आपको आधार नंबर कोड करना जो है ज़रूरी है। अगर आधार नंबर आपके पास नहीं है तो आप आधार एप्लीकेशन पे जो आपका एनरोलमेंट आईडी मिलता है वो जो है आप लोग कोड कर सकते हैं। आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि पैन और आधार की कनेक्टिविटी जो है वो ज़रूरी हो गई है। 31 मार्च 2022 तक का जो है वो समय दिया गया था और आपको जो है ऐसा कर लेना है। आपको बेसिकली इंटीमेट करना है अपना आधार नंबर सच अथॉरिटी इन द फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये बहुत दिनों से टलता आ रहा था लेकिन अब इसकी लास्ट डेट जो है वो इन्होंने हमारे एग्जाम के लिए यही वाली एप्लीकेबल है। अच्छा जी, अगर आप अपना आधार कोड नहीं कर पाते हैं, अगर आप अपना आधार कनेक्ट नहीं कर पाते हैं पैन से, तो आपका पैन नंबर जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। हाँ जी, आपका पैन जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर आप लोग प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर अपना आधार नंबर जो है वो कोड नहीं कर पाते हैं, अपना आधार नंबर जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट जो है कुछ लोगों को एक तरह से एग्जाम्शन दे सकती है इस कनेक्टिविटी को लेकर, और वो कौन कौन से लोगों को एग्जाम्शन दे रखी है। कोई भी लोग जो असम, जयपुर, कश्मीर, जयपुर बोल रहा हूँ, असम, जम्मू कश्मीर एंड मेघालय में रहते हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, या फिर जिनकी एज जो है वो 80 ईयर्स, याद रखिएगा ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं। सो असम, जम्मू कश्मीर एंड मेघालय में रहने वाले लोग, या फिर नॉन रेजिडेंट, या फिर जिनकी एज जो है वो 80 ईयर्स हो गई। बेटा अब ये कहाँ इनको आप लिंक करवाने के लिए भेजोगे, है ना। तो 80 ईयर्स और मोर हो गए एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है उन लोगों को जो है ये कनेक्टिविटी बनाने की जरूरत नहीं है। एनरोलमेंट आईडी क्या होता है, वो 28 डिजिट का एनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जब आप अप्लाई करते हैं आधार एनरोलमेंट के लिए। अच्छा, अगर आप लोग क्या नहीं कर पाए, अगर आप लोग 30 जून 2021 तक जो है अपना आधार कनेक्ट नहीं कर पाए थे, अपने पैन के साथ इंटीमेट नहीं कर पाए थे, तो आप लोगों के ऊपर जो है एक फीस लगा दी जाएगी, और वो क्या है, 1000 रुपये की फीस जो है आपके ऊपर अप्लाई कर दी जाएगी। और इस प्रकार मित्रों हमारा ये जो चैप्टर है ये हो जाता है पूरा का पूरा समाप्त। मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देने की कोशिश करी आपको रिवीजन वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपने इसको एंजॉय किया। 3 से 4 नंबर के आसपास का जो है ये मुझे लगता है आपके एग्जाम में पूछ लेंगे। इवन
4 से 6 नंबर तक भी जा सकता है, तो इसको तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है किसी भी हाल में। एक काम आप लोगों ने करना है, अब आपने इसके बाद तुरंत आईसीएआई का स्टडी मटेरियल उठाना है, उसके सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, जो एग्जांपल्स मैंने क्लास में कराए थे या जो मेरे मॉड्यूल में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं उनको एक बार पढ़ लीजिएगा और आपका ज़िंदगी जो है वो हो जाएगी सेट 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 मैन। चलिए, विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हम मित्रों सीखते रहेंगे, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।